नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और शेखावाटी इलाके से किसानों को बड़ी सौगात देकर गए। शेखावाटी का रिश्ता पुराना है किसानों का। मारवाड़ भी एक बड़ा क्षेत्र है जहां के किसान पूरे राजस्थान के वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। लेकिन किसान तो शेखावाटी या मारवाड़ क्या, पूरे ही राजस्थान में कैसे आने वाले चुनाव में अपना रुख दिखाएंगे, इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों चिंतित है। जहां देश के प्रधानमंत्री ने खुद किसानों को संबोधित किया और एक एक करके गिनाया कि उनकी सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया है किसानों के लिए, वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसान राहत आयोग बिल लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में अगस्त की पहली दूसरी तारीख को इस बिल को रखने की तैयारी जिस तरह से हो रही है, क्या कुछ किसानों को वाकई में बिल के माध्यम से मिल पाएगा? आज इसी पर विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामपाल जाट हैं जो कि किसान नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। नितिन सारस्वत हैं कांग्रेस से, बीजेपी से सुरेंद्र जी हैं और साथ ही श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवत्सन जी भी जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज 24 के जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नितिन सारस्वत जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। क्या है इस बिल में नितिन सारस्वत जी, कब तक लाया जाएगा? देखिए मैम, राजस्थान में जो गहलोत जी की सरकार है, जब से हम कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आई है, लगातार हम किसानों के हक में फैसले ले रहे हैं। लगातार हमारा बस यही इस चीज पे फोकस रहा है कि कैसे किसानों को, हम किसान जो हमारे भाई हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए। चाहे शुरुआत जब सरकार बनी उसमें 48 घंटे के अंदर 22 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के क्या नाम से कर्जा माफ करना हो, जिससे 1.5 लाख बीघा आवाप्ती भूमि उनकी फ्री करी। चाहे उसके अलावा 2,000 यूनिट बिजली फ्री करना हो, तारबंदी करना हो, कृषि कनेक्शन में अनुदान देना हो, विद्युत कनेक्शन में अनुदान देना हो, किसान को राहत देना हो, हर तरीके से राजस्थान में गहलोत जी की सरकार लगातार फैसले आई है। इसी क्रम में उन्होंने एक कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया, जहां पे जो कृषि जो किसानों के लिए है बजट को, ताकि बढ़ाया जा सके और उनके जितनी समस्याएं उनको एड्रेस किया जा सके। उसी का परिणाम देख रहे हैं कि लगातार हमारे किसान भाई, चाहे हम ऊन में हो, दूध में हो, ज्वार में, बाजरा में, लगातार हम लोग नंबर 1 अब राजस्थान स्थापित हो चुका है। और हम लोग समस्या समझते हैं, किसानों की क्या समस्या है, उनको लगातार हल करने के लिए हम संकल्पित है। इसी क्रम में हम एक विधेयक लेके आ रहे हैं ताकि इसमें किसानों को हम और राहत पहुंचा सके। और जो केंद्र सरकार ने, हमने लगातार अनुरोध करने के बाद में भी जो वन टाइम सेटलमेंट नहीं कराया, ताकि उन किसान, जो बचे हुए किसान हैं, हमने कॉर्पोरेट सोसाइटी से जो लोन वाले थे उन किसानों को तो हम कर्जा माफ कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के लगातार अनुरोध करने के बाद में भी जब प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को नहीं सुना, तो जो हम ये नए बिल ला रहे हैं उसमें उसके संबंधित भी प्रावधान होंगे कि कैसे हम उन किसानों की जमीनें, या जो कर्ज से दब गए हैं, या कैसे उनकी जमीनें नीलाम होने की जो स्थिति आ रही है, उससे बचा जा सके। जी, नितिन सारस्वत जी, आपने बताया कि राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया किसानों के लिए पिछले 4.5 साल में। अब आने वाले 3 महीने में क्या कुछ होगा और उसके लिए इस बिल में क्या प्रावधान किए जाएंगे? क्या होगा जिससे किसान को राहत मिलेगी? थोड़ा बिल के बारे में बताइए। मैम, अभी वो ड्राफ्ट पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है। अभी इतनी हमें सूचना है कि किसानों के हित के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो वन टाइम सेटलमेंट, जिस तरीके से हमने केंद्र के अनुरोध के बाद में भी जो जमीनें कई हमने देखी कि किसानों की संपत्ति कुर्क हुई, उससे संबंधित प्रावधान होंगे ताकि उनको रोका जा सके। और उनको, किसानों को कुछ कानूनी अधिकार दिए जाएंगे ताकि उनको हर तरीके से सशक्त किया जा सके। जी, सुरेंद्र सिंह जी, आपको कोई जानकारी है क्या कुछ लाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है? विपक्ष मैं इसमें, मीरा जी, जैसे ये जो बिल वाली बात आपने कही, और अभी मेरे जो मित्र हैं नितिन सारस्वत जी ने, उन्होंने कहा कि सब 4.5 साल जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो कांग्रेस ने किसान हितार्थ काम किए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने से पहले इनके जो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के सब कुछ है, राहुल गांधी जी, वो राजस्थान में आए और उन्होंने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 और 10। वो क्या, सरकार आने के बाद 10 तक की गिनती खत्म नहीं होगी उससे पहले किसानों का कर्ज खत्म हो जाएगा। वो 10 तक की गिनती लगभग 5 साल कंप्लीट होने पे आए। 3 महीने के बाद में राजस्थान में चुनाव है, लेकिन आज तक
राहुल गांधी जी की वो 10 तक की गिनती खत्म नहीं हुई, क्योंकि किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। जहां तक नितिन जी जो बता रहे हैं कि साहब इन्होंने 22 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, जब उस गिनती की आज तक काउंटिंग हम भी करते आ रहे हैं कि किसानों का कौन सा कर्जा माफ किया, तो किसी भी रूप से कर्जा माफ नहीं हुआ। अब बात ये बताते हैं कि 4.5 साल तक हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, फिर आपको ये आयोग, ये बिल लाने की कहाँ आवश्यकता हुई जब आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अब बात आज जो डिबेट है वो है कि ये जो आप राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग जो बिल लेके आ रही है कांग्रेस, वो क्या है, उस बिल में ऐसा क्या प्रोविजन है? किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए न्याय आपके द्वार ये अभियान चलता है, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, चाहे रेवेन्यू से संबंधित मैटर हो। और अशोक गहलोत जी ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जो राजस्थान के किसान केवल मात्र राजधानी में आकर ही उस अपनी जो व्यथा है वो बता सकता है, उसके द्वार पे किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलेगा। कारण कि जो आपका आयोग है, जो आयोग में जो आप गठन कर रहे हो, और आयोग का जो गठन के जो सदस्य होंगे वो राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जो जुडिशियल ऑफिसर्स और जो आपके एग्रीकल्चर से संबंधित रखते हैं वो, और एक सदस्य, ये लोग होंगे। तो इनका जो गठन होगा 5 लोगों का, वो राजधानी स्तर पर होगा। तो क्या एक दूर ढाणी गांव में बैठा हुआ किसान अपनी व्यथा सुनाने के लिए क्या आयोग के समक्ष उपस्थित होगा? मतलब आप जो न्याय आपके द्वार वाली जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल खत्म कर दी इस आयोग का गठन करने के बाद में। क्या इससे पहले जो ऋण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी, रामलाल जी जाट हमारे पूर्व हमारे बड़े भाई हैं या बैठे हैं, इनको पूरी अच्छी तरह से ध्यान में है कि इससे पहले भी अगर किसी तरीके से इंश्योरेंस आपका हो, आपकी बीमा आपने करा रखा हो, पशुधन का बीमा करा रखा हो या आपने कृषि का बीमा करा रखा हो, तो संबंधित जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है वहां पे आप उन चीजों को रखोगे, या आपके कंज्यूमर कोर्ट्स वहां पे है, कलेक्टर है, तो आपको जिला स्तर पर ये सभी सुविधाएं न्याय की मिलने की उम्मीद थी, जो इस आयोग को लाने के बाद में आप खत्म कर दोगे। क्योंकि इसमें एक धारा इन्होंने ये भी रखी है कि इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई सिविल लिटिगेशन और कहीं नहीं होगा, वो जो भी चीज होगी वो आयोग के संबंध में होगी। दूसरी बात, इस आयोग के अंदर इन्होंने इस जो बिल के अंदर एक चीज ये और लेके आ रहे हैं कि सो मोटो कॉग्निजेंस कौन लेगा? आयोग लेगा। सरकार को कौन बताएगा? आयोग बताएगा। तो आपकी जो 1 2 3 4 10 की गिनती की जो आपने रूपरेखा आम जन को बेवकूफ बनाने के लिए रखी है, वो एक इसमें ऐड और हो जाएगी। कैसा हमने आयोग बना दिया, आयोग कॉग्निजेंस लेगा, तभी वहां पे अगर किसी किसान के कोई जो फसल नष्ट हुई है या ओलावृष्टि हुई है उसमें उसको मुआवजा दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये आयोग तय करेगा, सरकार तय नहीं कर सकती। मतलब पहले तो आपने राहुल जी के ऊपर छोड़ दिया और अब आयोग के ऊपर छोड़ दोगे। मैं कह रहा हूं इस बिल से आम किसान को क्या फायदा होगा, नितिन जी ये बताना होगा। आम किसान को आपने अपने न्याय मिलने से कितना दूर कर दिया, ये इस आयोग की रिपोर्ट से जो सामने आ रहा है उससे बिल्कुल साबित हो रहा है। और कोई नई चीज आई हो तो बताएं। दूसरा, इसमें किसान की जो आपने अकृषक जो सीमांत कृषि है उसमें अब आपने आधा हेक्टेयर रखा है, क्यों? उससे बड़ा वाला किसान कहां जाएगा? आपने जमीन की कैटेगरी और रख दी कि आपकी इतनी जमीन होगी वो ही इसमें कवर होगा, तो आधा हेक्टेयर वाला किसान ही कवर होगा, उससे ऊपर वाला जो सिंचित कृषि में कवर नहीं होगा, तो बाकी वाला किसान कहां जाएगा? वो कौन से कानून में जाके अपनी राहत मांगेगा? तो ये सब चीजें क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके इस बिल से, बिल आप लेके आ रहे हो, ये जो सुविधाएं पहले भी थी कि अगर आपने अपनी फसल का बीमा कराया है, आपने अपने पशुधन का बीमा कराया है, अप्राकृतिक किसी घटना के कारण पशुधन का नुकसान हो गया है या कृषि का नुकसान हो गया है, तो आप उसका मुआवजा ले सकते हैं। सेकेंडली, आप इसमें ब्याज की राहत दे रहे हैं या मूल रकम की भी राहत दे रहे हैं, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज भी कहीं क्लियरिटी नहीं है। तो ये सब चीजें क्लियर करने के बाद में ही आप लेके आओ। आनंद फानन केवल मात्र रेवड़ी बांटने से आज की जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है, उनको पता है। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है, कांग्रेस का संगठन, और कांग्रेस के संगठन से जो प्रवक्ता आते हैं वो सरकार के कामों से अपडेट नहीं रहते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है। नितिन सारस्वत जी, बीजेपी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह जी के पास ज्यादा जानकारी आपसे कि उस बिल में क्या है, कितनी उसकी बारीकियां हैं, क्या उसका पक्ष है, क्या विपक्ष है, क्या कमजोरी है, क्या सुधार की जरूरत है। तो थोड़ी सी कहाँ कोई कम्युनिकेशन की
समस्या है कि देखिए मीना जी, जानकारी- सबसे बड़ी बात यह है कि ये आके यहाँ पे आप जिसे झूठ बोलते हैं ना, जैसे अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी हर भैया हर नितिन जी, हर उस पे कह नितिन रहे, जी मैं रुकिए, अपने मैं कब अपनी अब वाणी, मुझे बोलने अपनी दीजिए, वाणी पे, नितिन जी अब अपनी मुझे वाणी बोलने पे दीजिए, कंट्रोल, अब मैं आप वाणी बिल्कुल पे वाणी में नहीं, कंट्रोल झूठ रखें, झूठ झूठ वाणी पे झूठ तो कंट्रोल झूठ होता रखें, है, वाणी पे झूठ कंट्रोल झूठ होता रखें। है, आपको झूठ झूठ एक्ट की होता है। नॉलेज नहीं है यार, आपको ये मैं पता बता, नहीं है क्या अब लेके आ रहे मुझे हैं, शब्द और लिखने दे, अब आप मुझे इस बात बोल रहे हो। अब मुझे बोलने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए ना, मैं केवल अब मुझे भारतीय बोलने जनता दीजिए पार्टी ना। से नहीं, मैं एक एडवोकेट भी हूं, मैं एक्ट को देख के ही बोल रहा हूं, तो आप अरे ऐसे सर, कैसे बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। मैं भी बोल रहा हूँ, इसे मैं बता रहा हूँ कहाँ झूठ बोल रहा है, मेरे को बोलने तो दीजिए। नितिन जी ब्लड प्रेशर हाई मत करिए, आराम से बात करिए। नहीं बीना जी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, मैं इतना यंग हूँ कि इस एज में मेरे को बीपी की कोई समस्या होनी नहीं है। मुझे लगता है कि और किसी को समस्या हो सकती है, मेरे को तो कम से कम इतना यंग हूँ कि मेरे को बीपी की कोई समस्या ना है और भगवान ना देगा। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है मुद्दे की मैं बात करता हूँ, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। जितने युवा आप हैं, आपसे ये नितिन जी अपेक्षित भी है कि आप ज्यादा जानकारी के साथ, सूचना के साथ, अब तथ्यों मेरे पर को बात करें, अब मीना जी तथ्यों मैं पर बात बोल करें, सकूं, अब मैं और तथ्य बोल सकूं, ताकि मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। अब मुझे बोल सके, उसके बाद में आप अपने बताइए। मैं आपके पास आऊंगी, मैं तथ्य रखना चाहता हूँ, कुछ तथ्य रखना मैं चाहता हूँ। आपके पास आऊंगी। हमारे तीसरे मेहमान रामपाल जाट साहब वरिष्ठ नेता हैं, किसानों की राजनीति को समझते हैं, किसानों के मुद्दों को समझते हैं। पहले उनके पास जाएंगे, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। नितिन जी, कैसे रामपाल जाट साहब, क्या इस बिल के आने से किसान को फायदा होगा? डॉक्टर मीना, फायदा तो हर चीज से होता है, कोई भी नया कानून आता है उससे, लेकिन कितना होगा और किसानों की आवश्यकता क्या है, इसकी देखने की जरूरत है। और आज ये जो ऋण राहत आयोग की बात है, जिसका बिल लाया जा रहा है, जिसकी पहले घोषणा भी हुई है बजट में, और ये बिल केरल की तर्ज पर है। ये रेगुलर सुनवाई का क्रम ये केरल ने शुरू किया और उसी तर्ज पर हम ये बिल ला रहे हैं राजस्थान में। और इस बिल के कारण से राहत तो मिलेगी, ये तो सही बात है, लेकिन हम दूसरी बात करना चाह रहे हैं। राजस्थान में पहले से ही डॉक्टर मीना शर्मा, एक ये बिल है, ये आप देखिए, ये 1957 का है, और 1957 का जो बिल है, ये कानून है, इस कानून में ऋण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। इसमें इसकी जो धारा 4 है, इसको हटाने के लिए आज से 1 वर्ष पहले हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया। इस धारा 4 में उन्होंने इसमें से ग्राम सेवा सहकारी समिति, सहकारी क्षेत्र, बैंक, इनको हटा दिया, इनको नहीं रखा। हमारा कहना यह है कि उस समय तो आवश्यकता नहीं थी 1957 में, तो आज तो उनको रखने की आवश्यकता है। दूसरा, 1984 में कांग्रेस के रिजीम में जो बैंक कार्य अधिनियम है, उसमें एक संशोधन लाया गया, उसमें एक धारा जोड़ी गई जिसमें कह दिया गया कि ये बैंकों पर लागू नहीं होगा। पहले 1918 का एक बिल था जिसमें कोई भी ऋण लेता है तो उससे ब्याज उतना नहीं लिया जा सकता जितना मूलधन है, तो मूलधन का बराबर लिया जा सकता, उससे दुगना नहीं। इसको कहा था प्रिंसिपल ऑफ डंपलिंग। तो ये जो है, अब ये जो स्पिरिट थी, ये समाप्त कर दी 1984 में, और इस नाम पर समाप्त कर दी कि यदि बैंकों को हम सेफ गार्ड नहीं देंगे तो बैंक डूब जाएंगे। अरे बैंक पूंजीपतियों के पैसे नहीं चुकाने से तो तर गए, वो डूबे नहीं, और किसान नहीं चुकाएगा तो डूब जाएंगे। इसलिए सरकार ये हो कि वो 1984 का प्रावधान जो धारा 31B के रूप में जोड़ा गया, न इन्होंने समाप्त किया, न उन्होंने समाप्त किया। इवन सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विषय पर एक निर्णय दिया हुआ है, और बहुत अच्छा निर्णय। उनका भाई ये हम उस पर लागू होगा जहां कृषक की राहत के संबंध में कानून बना हुआ है ऋणों को लेकर। तो ये बना हुआ है राजस्थान कानून, इसमें यदि धारा 4 में डिलीट कर दे बैंक और सहकारी समितियां, यदि जैसे डिलीट करेंगे तो किसान इसमें आ जाएगा रेगुलर कोर्ट में, है ना। तो ये जो काम है, ये हमारा ज्यादा लाभ का है। तो ये सरकार ने किसी ने भी नहीं किया। तो हम तो कहेंगे 1957 की जो भावना थी शासकों की, आज वो भावना शासकों में दिखती नहीं है। उस समय अच्छी भावना थी। और डॉक्टर मीना, हम सदा से एक बात बोल रहे हैं, हमको ऋण माफी चाहिए ही नहीं जी। हम ऋण माफी के कभी पक्ष में है ही नहीं।
हम तो ऋण मुक्ति के पक्ष में हैं। और जी। ऋण मुक्ति की कह रहे हैं, लगातार कांग्रेस कह रही है हम अच्छे से अच्छे बिल ला रहे हैं। हमने तो दोनों दलों को एक आग्रह किया हुआ है कि आप दोनों दल, आज किसानों की उपजों के दाम नहीं मिलते, बाजरा के एक दाने की खरीद नहीं होती, 1 क्विंटल पर 1,000 रुपए का घाटा उठाकर किसानों को बेचना पड़ता है। अभी सरसों और चना 1-1 क्विंटल पे 1-1 हजार रुपए का घाटा हुआ है, इसका कोई सेफगार्ड नहीं। तो हमने कहा भाई आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून ले आओ ना। और हमने तो एक बड़ी बात कही, उससे भी बड़ी बात डॉक्टर मीना शर्मा, हमने कहा इन दोनों में से जो भी दल इस कानून में पहल करेगा हम उसके साथ होंगे। राजस्थान के किसान एक तरफा बिना किसी शर्त के हम उनको समर्थन देंगे, उनका प्रचार करेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इतना बड़ा हमने कहा है। और जिसको भी राजमाना है, तो आप दोनों ही हमारे महाशय हैं, दोनों ही दलों के प्रतिनिधि हैं और दोनों ही अच्छे लोग हैं, इसलिए यदि ये बात पहुंचा सके तो अच्छी बात है। हम तो इसके लिए 18 जुलाई को विधानसभा में प्रदर्शन कर चुके। अभी माननीय प्रधानमंत्री सीकर आए, हम तो वहां भी 1.5 किलोमीटर धूप में चले, वहां भी हम तो गए। इसलिए हम तो दोनों जगह जा रहे हैं और दोनों जगह से ही अभी हमको उपजों के दाम मिले जिससे हम ऋण मुक्त हो जाए। इस मार्ग पर न ये चल रहे न ये चल रहे। तो हम तो चाहेंगे किसी को भी यदि ये ध्यान आ जाए और इस रास्ते पर चल दे, तो एक कहावत अपने 100 सुनार की 1 लुहार की। जी। तो एक काम करो ना जो सबके बराबर हो जाए। आप छोटे छोटे चिट्टे जैसे करोगे, उससे क्या होने वाला है किसान को? आज कृषि और किसान भारी संकट में जी। आज देश में किसानों की आत्महत्याओं का कलंक है, इसको हम मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए हम कह रहे हैं खेत को पानी और फसल को दाम दे दो। डॉक्टर मीना जी इसके संबंध में कानून बना दो, तो किसान ऋण लेने की लाइन में ही खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्या का समाधान हो जाए, किसान को जिस राहत की जरूरत है वो राहत मिल जाए, तो ऐसे आयोग बनाने की जरूरत नहीं है और किसानों के ऋण माफ करने की भी जरूरत नहीं है, किसानों पर राजनीति करने की भी जरूरत नहीं है। किसान को थोड़ी सी राहत और थोड़ा आराम देने की जरूरत है। किसानों के जिस तरह से आत्महत्या के मामले, किसानों की बदहाली की सूरत हम जो देखते हैं, जिन किसानों के दम पर हम सांस लेते हैं, जिन किसानों के दम पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उन किसानों की बदहाली देखने कोई किसानों के घर जाए और उन हालातों को देखे तभी समझ सकते हैं। लेकिन राजनेता किसानों पर भी राजनीति आज नहीं, देश की आजादी से लेकर आज तक लगातार करते आए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम सुंदर शर्मा जी, किसानों को लेकर बिल लाने की तैयारी में सरकार का मकसद क्या है? देखिए मीना जी, जो राजनीति है वो राजनीति हो रही है। अब सरकार जब जा रही है, लास्ट दिन आप बिल तो आज सबमिट कर दिया, मैं भी देख रहा था, बिल को भी देख रहा था, लेकिन बिल में जो शर्तें रखी गई है उसके अनुरूप तो लाभ तो किसान को ज्यादा मिलने वाला नहीं है, केवल प्रोपोगंडा ज्यादा है और लाभ मेरे को नहीं लग रहा है। इसमें तो कह रहे हैं कि 2 हेक्टेयर लघु सीमांत किसान, और इसको देखिएगा कि कॉमर्शियल ऋण से तो रखा नहीं है, केवल फसली ऋण जो कि बाकी में है। रामपाल जी सही कह रहे थे, जो पुराना बिल है, लेकिन आपने तो आयोग तो पहले भी बना, किसान आयोग तो पहले से बना हुआ है, अभी कर्ज का आयोग एक और बना दोगे आप, उससे किसान को क्या मिलना है? मुझे बताइए। किसान आयोग जो बनाया है उससे आज तक मेरे को तो समझ में नहीं आया कि रामपाल जी तो उससे काफी जुड़े हुए भी हैं। अब आप उससे क्या मिला आज तक किसानों को? मुझे आज तक कोई लाभ बता दे तो मुझे नहीं पता। अब मुख्यमंत्री जी, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना तो विपक्ष रहेगा सदन में, क्योंकि उनके एक सदस्य को निलंबित कर रखा है, उन्होंने कहा जब तक हमारा समझौता नहीं होगा हम जाएंगे नहीं। अब उसी दिन बिल रखोगे, उसी दिन बिल में चर्चा होकर पारित हो जाएगा। तो ये बिल आखिर लाना था तो इतने टाइम पहले आपने बिल क्यों नहीं लाए? और अब लाकर के बिल कब तो लागू होगा, क्या स्थिति बनेगी? अब हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज को लगा दो, देखिए उसमें सारे कंप्लीट सारी चीजें चाहेगा वो। जब राहत की बात आएगी तो सब चीज चाहिए, तो किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो सारी चीजें लाकर के सामने रख सके और न्याय प्राप्त कर सके। हाँ, कहने के लिए तो बहुत अच्छा है कि हमने एक आयोग बना दिया, और वो आयोग ये है कि वो अगर सरकार को निर्देश देगा कि संबंधित किसान की ये छूट दे दी जाए, तो सरकार संबंधित किसान को छूट दे सकती है। अब वो किसान कितने होंगे? सैकड़ों की तादाद में होंगे, ज्यादा तादाद में होंगे नहीं,
तो इसलिए ये जो जो प्रोपेगेंडा जिस तरह की स्थितियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं अभी देख रहा था कि पर्टिकुलर किसान को जाना होगा और पर्टिकुलर किसान को इस फायदा मिलेगा। हाँ, पर्टिकुलर किसान को कह दे कि भाई इसको 30,000 का जो फायदा मिलना वो दे दो। अब देखिएगा एसडीआरएफ का नियम तय है, बाकी सारे नियम तय है, उससे आगे आप कुछ नहीं दे सकते, उसके अनुरूप ही कुछ फायदा दे सकते और कुछ नहीं। बैंक आपके अंदर में आते नहीं है। अब देखिए अगर ट्रैक्टर का ऋण ले रखा वो इसमें नहीं आएगा। केवल फसली ऋण जो छोटे मोटे होते हैं, आपको फसली ऋण कितना होता होगा? 2 लाख से ज्यादा ऋण होता नहीं। कोई किसान देखिए सहकारी बैंक हो या कोई भी बैंक हो, फसली ऋण रामपाल जी को पता है कितना कम मिल पाता है और उसी के ऊपर है। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा होगा उसको माफ कर देंगे नहीं कर देंगे। बड़ा अलग टेक्निकल जैसे आप मैं बिल देख रहा हूँ पूरा पुल सामने रखा है कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज तो उसका अध्यक्ष होगा और बाकी के मेंबर्स भी जो होंगे तय करके बना लिए जाएंगे। लेकिन किसान को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाला नहीं है। इसमें 2 हेक्टर लघु और ये सारा सिंचित भूमि 1 हेक्टर बता दी, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शर्तें लगा करके इसको एक दिखावा तो कर दिया कि हम एक आयोग बना रहे हैं और आयोग के अंदर कितने किसानों को फायदा मिलेगा। अब किसान जो जाएगा उसको फायदा हो सकता है, इंडिविजुअल को किसी को 10, 5, 20, 25, 50, 100, 200 को मिल जाए, बाकी को तो राहत नहीं मिलेगी। एक इंडिविजुअल जी सारा का सारा किसान को स्वतः ही लाभ मिल जाएगा ऐसा नहीं है संभव। इसलिए जिस जी तरह की बातें हो रही है और आखिर अंतिम दिन देखिएगा कि 2 अगस्त को लास्ट है। अभी बिल इंट्रोड्यूस होगा 2 तारीख को और 2 तारीख को ही पारित कर दिया जाएगा। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? ऐसा प्रतिपक्ष के साथ बैठ करके विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? इससे पहले सारी चीजें होनी चाहिए थी। मैं आज प्रतिपक्ष के नेता को कह भी रहा था, तो प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे कहा कि हम तो जाएंगे नहीं विधानसभा में, और जब विधानसभा में हमसे बातचीत ही नहीं हो पा रही है तो इस बिल का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए जी निश्चित रूप से लास्ट का बिल जो पारित होते वो आपको मालूम राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए किए जाते हैं। इसमें 2 राय नहीं है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। एक और बिजली वाला बिल आने वाला है जिसमें 1.5 रुपया करीब और टैक्सेस लगा करके महंगी बिजली होने वाली है। अभी आपको पता नहीं पड़ रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिल के अंदर अगर देखा जाए तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ पूरी की पूरी आप देख लीजिएगा। इसमें 3 साल का कार्यकाल होगा और सारे होगा। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे जो किसान आयोग बनाया हुआ है, जो महादेव सिंह खंडेला जिसके अध्यक्ष है, क्या उससे कोई रिलीफ ले पाएगा? रामपाल जी बताएंगे इस बारे में। और जो मैं जी बता रहा हूं कि केवल फसली ऋणों के आधार पर आप सहायता कर्ज मुक्त कर्ज वाला दे रहे हो, इससे और कोई दूसरा ऋण नहीं आएगा और उसमें सीमांत किसान और 2 हेक्टेयर और सारी चीजें जो शर्तें लगा दिए गए, तो इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। जो कह रहे थे कि बहुत कुछ लाभ दे देंगे और लिमिटेशन में है, जो लिमिटेशन है वही रहेगी। तो इसलिए हाँ, शोर शराबा करने के लिए और एक बीजेपी को कहने के लिए तो हो जाएगा कि भाई देखो आप कह रहे थे कि हम कॉमर्शियल बैंक का नहीं कर सकते, तो आप कॉमर्शियल बैंक का तो इसमें भी आज भी नहीं होगा। केवल आप नोटिस देकर के सुनवाई करने का तो वैसे भी रिजर्व बैंक ने कह रखा है कि भाई किसान को सुन लो उसके बाद निर्णय कर दो। तो आपको भी केवल सुनने का अधिकार है। बैंक को सुन लोगे, किसान को सुन लोगे, बीच का रास्ता ढूंढ लोगे, वो तो तय करने की बात भी। और कुछ में किसान सरकार को निर्देश भी दे दोगे भाई इस किसान को जी इतना पैसा बनता है, 50,000, 30,000, 40,000, इससे ज्यादा मुआवजा बनता नहीं है। तो आप जी देखिएगा कि सेट प्रोसीजर है, उससे आप आगे जा नहीं सकते। और आयोग बना लो चाहे कुछ भी कर लो, किसान को कोई फायदा होना नहीं। सही बात है, किसान की लागत सही तरीके से मिल जाए। जो बार बार देखिए जो रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन की, आज तक लागू नहीं हो पाई। रामपाल जी तो मौजूद है, रामपाल जी पार्टी छोड़ के भी इसलिए आए थे क्योंकि ये तो पार्टी में बहुत खासम खास व्यक्ति हुआ करते थे उस जमाने में। मीना जी आपको भी पता है कि वसुंधरा जी जी इनके जी बिना कान में ही बात कहते थे और बात पूरी हो जाती, लेकिन वो कान की बात पता नहीं कहाँ गई। अब ये है, कभी आप पार्टी में गए, आप पार्टी को कहा कि आप लागू करा दीजिएगा कि जो हमको मिनिमम जो हमको गारंटी योजना है, जिस तरह से हमको जो कीमतों का निर्धारण का कानून पास करा दिए, आप पार्टी ने माना नहीं तो आप पार्टी छोड़ के आ गए। तो अब ये किस तरह से क्या कितना कर पाते हैं, ये तो इंडिविजुअल स्तर पर इतना नहीं हो पाता। लेकिन ये बात सही है, जी किसान को कोई राहत नहीं देना चाहता। कोई भी शख्स अकेला नहीं कर सकता और राजनीति समय काल परिस्थिति से चलती है। वसुंधरा राजे आज के क्या किस तरह की स्थिति है वो ज्यादा रामपाल जी ज्यादा बेहतर समझते हैं। बहरहाल नितिन सारस्वत जी क्या करेंगे? महादेव सिंह खंडेला के बाद किसी एक और व्यक्ति को आप एक और आयोग के नाम पर नियुक्ति दे देंगे, कुछ गाड़ी घोड़े मिल जाएंगे, किसान बाड़मेर से, जैसलमेर से, धौलपुर से वहां कैसे पहुंचेगा और कितना फर्क होगा उसमें
अभी जो आयोग बन रहा है उसमें और अभी जो मौजूदा किसान आयोग है उसमें? देखिए मीना जी, मैं आपको यही बता रहा था कि यही झूठ बोला गया है कि हर आदमी को जयपुर आना पड़ेगा। इस बिल में साफ प्रावधान है कि आप वहीं पे जिले पे सुनवाई होगी, और अगर पर्टिकुलर किसान की शिकायत होगी तो प्रतिनिधि उसके खेत तक जाएंगे कि किस तरीके से उसका नुकसान हुआ है या नहीं है। मैं आपको यही झूठ बोल रहा था और आपने इसी पे मेरे को बंद कर दिया था। मैंने कहा इस बिल के माध्यम से बैंक प्रेशर, वसूली का जबरदस्ती प्रेशर नहीं बना सकेंगे। इसमें केवल एक किसान की बात नहीं की गई है, पूरे जिले को संकटग्रस्त, अगर उसमें नुकसान ज्यादा है, किसान को नुकसान हुआ है, तो पूरे जिले को संकटग्रस्त घोषित किया जा सकता है। आयोग इसमें जो किसान आज बैंक में जाके बात करता है और बैंक वाला उससे सही तरीके से बातचीत भी नहीं करता है, उसकी समस्या को रिड्रेसल नहीं करता है, तो यहाँ पे आप बैंक उस किसान की तरफ से आयोग है वो किसान की तरफ से बैंक से बात करेगा, सेटलमेंट की प्रक्रिया तय करेगा, उस लोन को रिशेड्यूल करना है या क्या नाम से ब्याज की दरों को कम करना है तो ये आयोग तय करेगा। कर्ज को लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी ये होगा, जिलों में बैठकें होंगी, और क्या नाम से प्रॉपर्टी चाहे कैसी भी है, किसान चुका पाए या ना चुका पाए, अगर उसकी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो नहीं चुका पा रहा कैसे भी कर्ज को, तो उसकी प्रॉपर्टी किसी भी कीमत में नीलाम नहीं होगी। इस बिल के अंदर ये सब प्रावधान रखे गए। मैंने कहा इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार जब हमने 48 घंटे के अंदर 22 लाख किसानों के 15,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और लगातार मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया कि अगर नेशनल बैंक का भी कर्जा है वो हम माफ करने के लिए तैयार है, आप केवल उसके लिए बात करवा दीजिए, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। किसी पत्र का जवाब नहीं दिया गया, लगातार उस चीज को इग्नोर करता गया, और किसानों के लिए उनकी भूमि नीलाम ना हो इसके लिए हम रोडा एक्ट लाए। बताइए कितने विधायक, कितने सांसद उस रोडा एक्ट को पास कराने के लिए चर्चा किए, आज भी वो लटका हुआ है। लेकिन जब ये सब चीजों से हम लोगों ने देख लिया कि इनका क्या रवैया है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्री थे तब कहते थे कि एमएसपी को लीगल बनाना चाहिए, एमएसपी में ये सब प्रावधान होने चाहिए, एमएसपी लीगल होनी चाहिए। आज वो प्रधानमंत्री बात ही नहीं करते। 700 किसान की हत्याएं हो गई, वो लगातार बॉर्डर पे पड़े रहे, कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आया। लगातार 3 काले कानूनों के द्वारा चंद पूंजीपतियों के हवाले किसानों को करने की जो तैयारी कर ली गई थी, आज उन 700 किसानों की हत्याओं का कौन जिम्मेदार है? 700 किसान की हत्या हो गई, उनके पूरे परिवार बर्बाद हो गए। आपने कब 2 शब्द सुने भाजपा के नेताओं से? 2 मिनट का मौन भी रखा उनके लिए, तो बता दीजिए आप मुझे, आप किस तरीके की, इनका तो लगातार रवैया किसान विरोधी रहा है। आज जीएसटी के दायरे में चाहे पेस्टिसाइड हो, कृषि उपकरण हो, 2022 में ये किसानों की आय दुगनी होने की बात करते थे, आज क्यों ये बात नहीं करते? उसकी आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई। आत्महत्या आज 47% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है 2014 के बाद से। कोई उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है कि किसानों के बारे में भाई 2 शब्द तो बोल दो, आपने जो वादे किए थे वो कहां चले गए किसानों के लिए? लेकिन कोई किसानों की, आज अग्निवीर जैसी भर्ती में कौन जाता था? किसान का बेटा जाता था अग्निवीर भर्ती में। आज वो उस अग्निवीर आज वो जो सेना में अग्निवीर भर्ती ला दी कि टेम्परेरी लिया जाए। ईआरसीपी की घोषणा जो हमारे प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था, 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई मिलेगी उसको, 40% राजस्थान की जनता को 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की बात थी, आज वो बयान से मुकर गए। कभी कहते हैं कि आप ब्लैकमेल करते हैं कि राजेंद्र जी का राज ले आओ तो 40,000 करोड़ दे दूंगा, इसका राज ले आओ तो। आज किसानों को, किसान जो मंत्री का बेटा है वो किसानों को टायर के नीचे कुचल देता है, और उसी टाइम संसद में बैठा हुआ वो जो मंत्री है वो मुस्कुराता रहता है। कहां गए वो किसानों को टायर को कुचलने वाले? कोई उस पर कोई बयान में कभी कुछ नहीं आता है। आप जितना भी, मैंने लगातार कहा आपसे कि चाहे जब से गहलोत जी की सरकार आई है, चाहे विद्युत कनेक्शन हो, तारबंदी हो, फसल बीमा हो, बिजली अनुदान हो, किसी भी क्षेत्र में आप मुकाबला करवा लीजिए, डेटा रख लीजिए। अगर हम 4 गुना से भी ज्यादा अगर लाभ देने वाले ना हो तो आप बोल दीजिएगा, आप साथ यही सच का सच और झूठ का झूठ होता है। ये कह रहा है कि कहां उनको क्या नाम से राहत दी, कर्ज माफ किए। अरे विधानसभा के पटल में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विधानसभा में झूठ नहीं बोल सकते। ये जैसे झूठ बोलता है कि हमने हर साल आईआईटी खोले और राज्यसभा में जवाब दे दिया कि कोई आईआईटी नहीं खुला 5 साल के अंदर। हम इस तरीके से नहीं, हमारे जो बयान विधानसभा के अंदर है वही बयान उस विधानसभा के बाहर है। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते, हम हमेशा किसानों के हित में रहे। जब मोदी सरकार आई, सबसे पहले उसने भूमि अधिग्रहण बिल को कमजोर करने की कोशिश की ताकि किसानों को मुआवजा ना मिले। उसके लिए राहुल जी संघर्ष किए थे और फिर वो इन्हें 4 गुना मुआवजा देना पड़ा उस बिल के अंदर। आप कहते हैं कि हमको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल हमें किसान भाइयों की नॉलेज चाहिए, केवल उनको फायदा मिले उतनी नॉलेज चाहिए। हमें चंद पूंजीपतियों को कैसे फायदा मिला जाए उसकी नॉलेज चाहिए भी नहीं। हम इतने में संतुष्ट है कि हमारा किसान
भाई जो जिस तरीके से इन्होंने कर्ज के बोझ में दबा दिया है, आत्महत्या उसकी बढ़ रही है, आज उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और आज हम लोग ही विधेयक ला रहे हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय है। नहीं, किसानों के मुद्दे पे कोई चर्चा करने वाला नहीं है। ये रेवड़ी कहते हैं, आज 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति मित्रों को बांट देते हैं, बैंकों का एनपीए चुका देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं, नीरव मोदी माल्या सब भाग जाते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं आता है। और आप कहते हैं इन मित्रों के लिए तो इनके पास में कोई रेवड़ी नहीं होती है। और जब हमारी लागू की हुई स्कीमों के लिए राजस्थान में इनको बेबस पड़ना होना पड़ता है अन्य राज्य में जाके, तब ये रेवड़ी नहीं होती। जब ये 3 सिलेंडर की घोषणा करते हैं, स्कूटी की घोषणा करते हैं, कभी किसी और चीज की घोषणा करते हैं, तो वो रेवड़ी नहीं होती। या हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अगर लाभ दे रहे हैं, किसान को अगर 2000 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं, तो ये रेवड़ियां हो जाती है। तो ये देखिए केवल सोच का फर्क है, और पूरी 8 करोड़ जनता और पूरा देश जानता है किसानों के हितैषी कौन सी सरकार है, कौन किसानों के हितों में काम करने चाहता है और कौन नहीं चाहता है। अच्छा नितिन जी, खूब बताया आपने और हमने शांति से सबने सुना। अब आप ये बताइए कि ये जो आयोग बनेगा, ये मौजूदा किसान आयोग से कैसे भिन्न होगा, कैसे अलग होगा? ये इसका काम उसके काम से, क्योंकि किसानों को लेकर 2 आयोगों की क्या जरूरत है, जनता ये सवाल पूछ सकती है। सरकार टैक्स पेयर का इतना पैसा कुछ चुनिंदा लोगों को, अपने पसंद के लोगों को देगी, उनको वहां पर नियुक्तियों के जरिए बहुत सारा पैसा व्यवस्था में लगेगा। तो जरूरत क्या है इस आयोग की, बिल लाने की? बिल्कुल बिल लाने की इसलिए जरूरत है, आपने अभी लगातार देखा कि हम लोगों ने लगातार 4 साल केवल जो हमारे किसान भाई हैं, आपने देखा अभी कुछ केस भी सुने जहां पे उनकी भूमि नीलाम कर दी गई। बैंक लगातार प्रेशर बना रहे थे, हमारे अनुरोध करने के बाद में भी केंद्र सरकार के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं दिया गया। वो केवल इन सब चीजों को देखते रहे। हमने रोडा एक्ट लाए, उसमें रोड़े अटका दिए, लगातार केवल किसानों की बात करते रहे। और किसानों के लिए जब हमने मदद के लिए लगातार पत्र लिखा, तो उन्होंने कोई मदद का, एक बार भी उन्होंने मदद का ना आश्वासन दिया ना मदद दी। इसलिए इस बिल के द्वारा जब ये बिल आएगा, तो किसी भी कीमत में किसानों की भूमि नीलाम नहीं होगी, किसी भी कीमत में नहीं होगी। जहां पे आज हम राहत करने, किसान आयोग और आपकी सरकार, आपके जिलों के कलेक्टर, आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था ये करने में सफल नहीं हुई, इसलिए अब उस असफलता को ढकने के लिए एक और प्रयास किया जा रहा है क्या? देखिए, जब किसी चीज में कोई कमी होती है और वो अधिकार अगर सरकार के पास नहीं होते हैं, तो नया बिल, संविधान में इतनी बार संशोधन हो गए, तो आप ये कहती हैं कि वो नया संविधान संशोधन उसको ढकने के लिए लाया गया है। जब कोई चीज की कमी दिखाई देती है, ये संविधान के अंदर ही प्रावधान है, अगर कोई चीज की कमी दिखाई दे तो उसको और इंप्रूव करने के लिए और आम आदमी को सशक्त करने के लिए हमारे क्या नाम से मूल अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल को और सशक्त करने के लिए, उस दिशा में काम करने के लिए आप नया कानून ला सकते हैं और जनता को सशक्त कर सकते हैं। इसको इस चश्मे से देखना और इस आईने से देखना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही एक सरासर निराधार चीज है। मेरे तो एक ही चश्मा लगा हुआ है, जनता की बात को कैसे सत्ता में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाएं। अलग अलग चश्मे अलग अलग राजनीतिक दल के लोग लगाएं, हमारा काम नहीं है। श्रीवत्सन जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। श्रीवत्सन जी, इस कानून को लेकर सरकार, बिल लाने को लेकर सरकार जो है वो इतनी सक्रिय है, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी, विपक्ष से चर्चा किए बिना सदन में विधेयकों को लाना, फिर उनको पारित भी करवाना, सरकारों को ऐसी, और खास करके इस वक्त अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस सरकार, जो विधेयक लाने का विधानसभा में मकसद होता है वही खत्म हो जाता है ऐसा होने से। जी बिल्कुल मीना जी, आपने ठीक कहा। देखिए, इस तरह के बिल इसलिए लाए जाते हैं विधानसभा में, और विधानसभा, संसद जैसी संवैधानिक संस्थाओं को इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार कोई योजना अगर लेके आती है विधेयक के जरिए, तो उस पर बेहतर तरीके से, उसकी कमियां, उसके फायदे, उसे और बेहतर तरीके से किस तरह से बनाकर कानून का अमली जामा पहनाया जा सके, इस पर चर्चा हो। लेकिन अब मैं पिछले 28 साल के मेरे जर्नलिज्म एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। हर सरकार किसान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करती है। यहाँ हमारे कांग्रेस और बीजेपी के जो साथी आए हुए हैं, वे भी लगातार ऐसी ही बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जमीनी तौर पर अगर ये सब बातें सही होती, तो क्या आज किसानों की जमीन नीलाम होती? क्या आज उन्हें फसल का सही दाम मिलता? क्यों नहीं मिल पा रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? आयोग जरूर बनाया जा रहा है, ठीक है, आयोग में एक रिटायर्ड जज को भी अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन जो बीमा कंपनियों को सरकार फसल खराबी के लिए पैसा देती है,
बीमा कंपनियां क्यों उतनी ईमानदारी से उस फसल का जो आकलन सही नहीं करती, क्यों इन किसानों को पूरा लाभ नहीं दे पाती। केवल बड़े किसान ही इसका देखा जाए सरकार की बड़ी योजनाओं का लगभग 90% फायदा उठाते हैं। छोटे किसान जो कि एकदम रिमोट एरिया में रहते हैं, क्या उन तक इन सभी योजनाओं का सही लाभ मिलता है? अगर बात मैं कहूं 2 लाख सरकार ने कहा था हम सहकारी बैंकों का कर्जा माफ करेंगे, राजस्थान सरकार ने कहा था 22 लाख किसानों का कर्जा माफ भी हुआ, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन फिर भी किसान कह रहे हैं हमारा तो कर्जा माफ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस गड़बड़ को कौन ठीक करेगा? सरकार की मंशा चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, किसानों को लेकर गलत नहीं है, यह बात तो सही है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य का, उसके देश का अन्नदाता इस तरह से परेशान हो। लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो शायद पूरी ईमानदारी से कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। और जो ये खामियां होती है ना, बिना चर्चा के सदन में किसी चीज को पास कर देना और उसके बाद जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और इस बिल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिना चर्चा के पास हो जाएगा। सरकार ने अपने तरीके से अपने हिसाब से बना तो लिया, लेकिन हो सकता है कि सरकार को दूसरा पक्ष भी समझना चाहिए। वह शायद अभी विपक्ष भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष को लगता है चुनावी साल है, किसानों से ज्यादा कई और मुद्दे हैं जिसे वह गंभीरता से विधानसभा में रख सकता है। जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तो इतना ही देखना होगा कि सरकार ने इस साल कहा भी था कि साल 2022-23 में हम लगभग 22,000 करोड़ ब्याज मुक्त किसानों को फसली ऋण देंगे। क्या किसानों को मिला? यदि मिलता तो आज किसान इतने परेशान नहीं होते। हम भी देखते हैं, कई गांवों में जाते हैं, क्या उनकी हालत है, ये सब किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ठीक है, राजनीतिक दल है, उन्हें अपनी बात, अपनी सरकार की बात, अपना पक्ष कहने का अधिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत को भी यदि थोड़ा सही तरीके से समझकर वहां पर उन चीजों को यदि टाइट किया जाए तो शायद जो योजनाएं बन रही है उसका बेहतर लाभ जनता तक मिल पाएगा। और रामपाल जी जैसे जो किसान नेता हैं, उन्हें फिर से आंदोलन बार बार करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जी, लेकिन आंदोलन तो आजादी से लेकर आज तक हो रहे हैं। 7 दशक हो गए। किसान हमारे देश का अन्नदाता, दुनिया में किसान के दम पर हम जो है वो हमारा पूरा जीवन आधार टिका हुआ है। लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याएं वैसी ही हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। जिस तरह से जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जो लगातार हम सालों से, दशकों से सुन रहे हैं, अभी भी रामपाल जी ने उसका जिक्र किया। सुरेंद्र सिंह जी, 9 साल हो गए केंद्र में आपकी सरकार को, क्या कारण है कि उस पर एक आम राय नहीं बना पाए, उस पर कोई फैसला नहीं कर पाए? डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बताया 9 साल हो गए। 2014 के बाद में अगर किसानों को कोई उचित मूल्य अगर दिया है तो जो केंद्र सरकार है वर्तमान, उन्होंने दिया है। चाहे आप ज्वार पे देख लें, चाहे बाजरा पे देख लें, चाहे कोई सी भी जो अनाज पे देख लें, उसको उचित मूल्य और अच्छी फसल पे ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट को लेने वाला जो टारगेट अगर किसी ने रखा है तो केंद्र सरकार ने रखा है। और अभी भी आप जैसे सिकर की बात कही कि नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने भी जो योजनाएं है वो डायरेक्ट किसान के खाते में जाए, ऐसी उन्होंने योजनाएं बनाई जो जिसमें जो भी राहत है वो किसान के पास में सीधा हाथ जाए। दूसरी बात है, जो आपके जो यूरिया का गलत यूज हो रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने नीम कोटेड यूरिया ली, जिससे किसानों को डायरेक्ट फायदा हो, क्योंकि वो भी ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, किसानों के डायरेक्ट खाते में वो राहत मिले, इस बात के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी कार्य किए वो आज तक कभी किसी भी रूप से नहीं हुए। दूसरी, अभी जैसे हमारे जो श्रीवंत जी बता रहे थे कि ये बात सही है कि जो सीमांत और लघु कृषि जो किसान हैं उनके लिए योजनाएं आप बना रहे हो, वो उनको कितना फायदा मिलेगा या कितना फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो दूसरे किसान हैं उसके बारे में आपने इस आयोग में किसी प्रकार की बात नहीं रखी। मैं आपकी बात के साथ ही नितिन जी की उस बात को साथ में शामिल करना चाहता हूं कि उन्होंने बार बार में एक ही शब्द बोले कि झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। झूठ बोलने वाली बात यह है कि नितिन जी ने कहा कि साहब ये जो हमने बिल लेके आए हैं ये किसान के जिले तक जाएगा, किसान के जो कृषि है, गांव है, ढाणी है, वहां तक जाएगा, वहां तक मदद करेगा। सेक्शन 7 में प्रोविजन दे रखा है कि नहीं, सेक्शन 3 में आयोग का गठन, आयोग के गठन में बाकायदा कौन होगा, जैसे श्याम सुंदर जी ने भी बताया, उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वो अध्यक्ष होंगे, एक IAS होंगे जो इसके मेंबर होंगे,
एक बैंक के अधिकारी होंगे, वो इसके मेंबर होंगे, और एक आपके जुडिशियल ऑफिसर होंगे रिटायर्ड, वो इसके मेंबर होगा, एक सदस्य होगा। वो 5 लोग कहां कहां किस किस रूप से जाके करेंगे। फिर सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में प्रोविजन दे रखा है कि आयोग के सामने आवेदन करना पड़ेगा कृषक को। तो ये 5 मेंबर कहीं डाणी में नहीं जा सकते, किसी जिले में नहीं जा सकते, किसी गांव में नहीं जा सकते। अगर ऐसा कोई प्रोविजन इस आयोग में दे रखा है तो नितिन जी बता दें कि साहब इसमें ये प्रोविजन भी है कि सीमा जो उनके किसान की घरेलू तक या किसान के ढाणी गांव तक जाके उनकी मदद करेंगे। क्योंकि इसमें जो प्रोविजन हो, जो मैं जैसे पढ़ रहा हूं, तो सेक्शन 3 में तो इनका गठन दे रखा है, जैसे श्याम सुंदर जी ने भी बताया, उसमें गठन में ये 5 सदस्य होंगे। 5 के अलावा किसी भी प्रकार का कोई सदस्य जिला स्तर पर होगा या तहसील स्तर पर होगा, ये कहीं भी इसमें प्रोविजन नहीं है। और अगर उन 5 सदस्यों को आवेदन कहां होगा, जिला स्तर पर होगा, तहसील स्तर पर होगा, ये भी कहीं प्रोविजन नहीं है। बाकायदा सेक्शन 7 में प्रोविजन है कि आवेदन आयोग के समक्ष किया जाएगा। आयोग की बैठक कहां होगी? क्या आयोग डे टू डे किसी जिले के अंदर या संभाग के अंदर बैठक करेंगे? ऐसा भी इसमें कहीं प्रोविजन नहीं। तो पहली बात तो इनकी ये हो गई कि या तो आपको इस एक्ट आपने पढ़ा नहीं, या आपको किसी जो भी आपके पदाधिकारियों ने आपको बताया तो वो गलत बताया, जैसा इसमें दे रखा है। दूसरा इनका उद्देश्य है, जो उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में उन्होंने ये साफ कहा कि वित्तीय संस्थाओं साहूकारों के लिए गए ऋण में जो असमर्थता होगी किसानों को, उसके लिए हमने इस आयोग का गठन किया। किसके लिए? क्या? वित्तीय संस्थाओं साहूकारों से लिया गया ऋण के लिए। अगर अपन पहले भी, जैसे रामलाल जी ने भी कहा कि बाकायदा किसानों से जिसे बैंक के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई ऋण लिया जाता है, वो ऋण की चूकती नहीं होने पर बाकायदा उसमें पहले से नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। और अगर आप किसानों को किसी बैंक से ऋण लेने पर उसमें ये प्रोविजन कर दें कि आपको ऋण देना नहीं है, आपको उसका ब्याज नहीं देना है, आपको वो ऋण कौन सी बैंक से मिलेगा? अगर मेरा कोई बैंक है, कि बैंक की जो संस्थाएं हैं, अगर उसमें ये प्रोविजन कर दिया कि आपको ऋण देने की जरूरत नहीं है, आपको मूल रकम देने की जरूरत नहीं है, तो आपने उन किसानों के हाथ काट दिए, क्योंकि उन किसानों को वो बैंक ऋण नहीं देगा। तो सरकार ने ऐसा कौन सा प्रोविजन किया है? इसका मतलब सुरेंद्र सिंह जी, इसका मतलब विधानसभा में जो विधेयक लाने की सरकार ने तैयारी की है, उसका बीजेपी विरोध करती है। मैं मीना जी ये कहना चाहता हूं कि कोई भी किसानों के हितार्थ बिल हो, आम जन के हितार्थ बिल हो, उस बिल की कम से कम पहले आप चर्चा करें। जैसे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बताया, श्याम जी ने, कि पहले चर्चा करें, उस चर्चा के बाद में अगर उसमें से कोई चीजें कमी बेसी आती है तो उसको पूर्ति करें। जैसे आपने अभी एक बिल लेके आए, जो चिटिंग वाला जो बिल था, वो बिल लेके आए, बिल लाने के बाद में उसमें आपने नया प्रोविजन डाला कि साहब इसमें आजीवन कारावास का प्रोविजन हो। पहले आपने 5 साल और 10 साल की सजा का डाला था, 10 करोड़ डाला था। फिर आपने उसमें आजीवन कारावास का डाला, लेकिन आजीवन कारावास क्यों हो, इसका भी कहीं कारण स्पष्ट नहीं किया। तो ऐसा ही कहीं इस बिल में नहीं हो कि उसके बाद में आप नई नई चीजें लेके आए। तो इससे पहले ही पार्टी इसका विरोध कैसे दर्शाएगी? पार्टी इसका सड़क पर विरोध करेगी? पार्टी विधानसभा में तो जा नहीं रही है, तो पार्टी अपनी बात कहां कैसे जनता को समझाएगी? जब ये बिल जो इस तरीके का बिल है जिससे आम किसान को किसी भी रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला, जो इसमें प्रोविजन दे रखे हैं वो पहले से प्रोविजन मौजूद हो, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इसका बिल का विरोध कहां से करें, इसका समर्थन कहां से करें। क्योंकि अगर तो बिल को आप पढ़ना, तो अब अगर बिल पार्टी का स्टैंड तो कुछ होगा ना सुरेंद्र सिंह? मैं मीना जी यही तो बता रहा हूं, बिल को अगर आप स्टार्टिंग से लेके और लास्ट के उसके उद्देश्य और कार्य का अवलोकन करेंगे, तो आपको, अगर आपके पुराने बिल जो पढ़े हुए हैं, जैसे आपने अभी क्वेश्चन भी पूछा था नितिन जी से कि पहले से जो किसान आयोग बना हुआ है, वो किसान आयोग और इस बिल में क्या फेरबदल है, या पहले से भी जो आपके बैंकों के ऊपर बाकायदा पाबंदी है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी किसान की कोई जमीन को नीलाम नहीं करेंगे। जब पहले से जो एक्ट बने हुए हैं, तो आपने इसमें नई क्या चीज डाली? केवल मात्र आपके पौने 5 साल निकलने के बाद सवाल हैं, ये आपके सारे सवाल हैं, बिल की कमियां हैं, बिल की कॉन्ट्राडिक्शन है। अब मैं पार्टी का रुख पूछ रही हूं आपसे। ऐसा बिल जो किसानों के हितार्थ नहीं हो, जो किसानों के लिए लाभदायक नहीं हो, जो किसान को किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराता हो, उस ऐसे बिल का हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करेगी। विधानसभा में जाने का मौका मिला वहां विरोध करेगी, सड़क पर भी विरोध करेगी। ठीक है, बीजेपी विरोध कर रही है, सरकार बिल लाकर किसानों को खुश करने की तैयारी कर रही है। रामपाल जी, ये बताइए आप कि
सरकार जब कोई भी विधेयक लाती है, खास करके अशोक गहलोत जी की एक प्रवृत्ति रही है कि वो बजट से पहले अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। खास करके जब कोई भी नया विधेयक लाया जाता है, तो उससे पहले बहुत बड़ी चर्चाएँ होती हैं। उस क्षेत्र के लोगों से सुझाव लिए जाते हैं, विचार-विमर्श होता है। क्या आपसे और आप जैसे ही किसान नेताओं से जो जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, किसानों की समस्याओं से जो मुखरता से अपनी बात को रख सकते हैं, सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से, तार्किक रूप से उसके स्पष्टीकरण को बता सकते हैं कि क्यों ये जो पक्ष है ये ज़रूरी है, इसको हटाना है, इसको जोड़ना है। क्या आप लोगों से चर्चा हुई है? डॉक्टर मीना शर्मा, हम तो सदा ही चर्चा के लिए तैयार रहते हैं हर स्तर पर, और सरकार नहीं बुलाए तो भी हम तो जाकर चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो बिल लाए, इसके संबंध में सरकार ने किसी से भी चर्चा की हो तो ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। दूसरा, आपने जो कहा, बिल लाने की जो स्वस्थ परंपरा थी वो तो ये थी कि पहले उसको बिल को पब्लिक डोमेन में डालना, लोग उसको पढ़े, उसमें कमेंट्स दें, उसके बाद बिल लावे। ये परंपरा तो लगभग चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, सब जगह समाप्त होती जा रही है। आज ट्रेंड हो गया बिल लाना, उसी दिन लाना, उसी दिन उसको पास करना। और जो दूसरी अभी बात चल रही है, डेडलॉक चल रहा है विधानसभा में, मैं सोचता हूं यदि किसी भी दल को विरोध करना हो तो भाई आपका एक सदस्य निलंबित है, आप यदि विधानसभा में नहीं जाओगे तो आप उसमें भागीदार नहीं कर सकोगे, तो आप अपना आपको विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते कि भाई हम बाकी ढंग से विरोध करेंगे, धरना देंगे विधानसभा में, भूख हड़ताल करेंगे। तो और भी तो तरीके है, केवल विधानसभा की कार्रवाई से बाहर रहना यही तरीका तो नहीं है ना। और मैं सत्ता पक्ष को भी कहना चाहूंगा, यदि वो भी चाहे कि भाई चलो विपक्ष भाग लेना चाहिए तो अच्छी बात है, विपक्ष भाग ले, तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसको वो एग्जामिन कर ले। तो यदि ऐसी चीज नहीं है वो डेडलॉक को हटाने में, तो वो भी हटा दे, विपक्ष को शामिल कर ले। तो दोनों ही पक्ष यदि अपने अपनी बातों पर अड़े नहीं, युक्त संगत से विचार करें, तो विधानसभा में सभी की भागीदारी हो सकती है। और बिल जल्दी में नहीं लाने चाहिए थे। जब 3 कानूनों का बिल आए तो केंद्र सरकार ने भी यही किया था। तो ये जो आज ट्रेंड हो गया ना, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे कोई सी विधानसभा हो, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। शुरू में जब बिल आते थे तो वो तो पब्लिक डोमेन में डाले जाते थे, इतना ही नहीं, बार काउंसिलर को भी भेजे जाते थे, उनसे डिस्कस कराया जाता था, उसके बाद उसको विधानसभा में रखा जाता था। अब तो वो प्रैक्टिस बहुत पीछे चली गई या शायद समाप्ति हो गई, ऐसा लग रहा है। ये नया ढंग का युग आ गया जहां बिना चर्चाओं के अपनी बात को थोपते रहो, और ये थोपना कभी कभी उसमें अच्छाई होती है तो भी लोगों को अटपटी लगती है। इसलिए बाद में लाभ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो यही लगेगा। और ये जो बिल की बात है इसमें, और आपने जो 2 प्रश्न में बताना चाहूंगा डॉक्टर मीना शर्मा, एक तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि भाई ये जो बिल है इससे क्या लाभ होगा, और इन अपने बीजेपी भाई ने, और दूसरा कहा कि किसान आयोग और इसमें अंतर क्या है। तो किसान आयोग में लीगल प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, ये जो आयोग है इनमें लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है। इसलिए उस हिसाब से तो ये बिल ठीक है। इसके प्रोविजन क्या होने चाहिए, इट इज द मैटर ऑफ द डिबेट, ये डिबेट का विषय है। लेकिन यदि दोनों मिलकर इसको अच्छी डिबेट करें तो हम तो चाहेंगे। रामपाल जी, लीगल इश्यूज के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट, पुलिस सब है, तो हमें एक और लीगल प्रोसेस में एक और किसी संस्था को जोड़ने की कितनी जरूरत है? डॉक्टर मीना शर्मा, यदि यही जो आयोग का बिल ला रहे हैं इसी को नीचे तक ये रूल्स में भी इसको प्रोविजन कर दे, क्योंकि अभी तो रूल्स आने हैं, ये तो एक्ट है, रूल्स में भी प्रोविजन कर दे तो भी अच्छा काम हो जाए। लेकिन लोगों की सुनवाई करना और जो ऋणी है उसकी सुनवाई करना, ये तो अच्छा प्रोसेस है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो मैंने कहा ये केरल जो मॉडल है उस मॉडल में भी लाया गया, और इसके बारे में हमने आंदोलन में इसका पक्ष रखा था पहले, 2018 में भी, 19 में भी, 20 में भी। तो हमने कहा कि भाई ऐसा कोई रेगुलर यदि फोरम होता है और लीगल फोरम हो तो उस लीगल फोरम पर सुनवाई के लिए किसान को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप यदि इसको सीमित कर दोगे, इतने जमीन वाड़ाई, इतनी आमदनी बढ़ाई, तो ये आप जो बैरियर लगाते हो ना, ये बैरियर ठीक नहीं है। और आज की तारीख में बड़े किसान तो 0.04% है, बड़े किसान को यही नहीं।
86.2% देश का किसान तो लघु और सीमांत है, अभी बड़े है ही कहाँ। इसलिए बड़े किसानों की बात तो अभी कुछ ज्यादा युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि वो बचे ही नहीं, है ही नहीं। और सीलिंग के बाद तो कोई बचा नहीं, और सीलिंग के बाद जो बंटवारे हुए हैं पारिवारिक, उसमें कहाँ कोई बड़ा बच गया। अब तो किसान की जोत बहुत छोटी होती जा रही है। इसलिए अब तो 92% ऐसे किसान पहुंच गए जिनकी जोत 2.2 हेक्टेयर से कम है। इसलिए अभी तो बड़ों की तो कोई बात नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे बड़ा हो कि छोटा हो, ये जो भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। किसान यानी किसान, उसके बारे में विचार करना, उसकी समस्याओं को निपटाने के बारे में विचार करना। और जो मैंने शुरू में एक बात कही कि हम ऋणी ही क्यों हो, हम ऋणी हुए क्यों, तो हम तो ऋणी जो हुए, आप जो बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर मीना शर्मा कि आरंभ से ही किसान आंदोलन करते रहे, ये सही बात है। क्यों करते रहे? पहली पॉलिसी बताता हूं आपको 1965-66 की, जब सरकार ने उन रिकॉर्ड ये तय किया हम किसान को उनकी उपजों का लागत नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हमने किसानों को उनकी उपजों के लागत दिए, उनको उत्पाद का लागत दिया, तो उपभोक्ता को खाद्यान्न महंगा मिलेगा, उद्योगों को कच्चा माल सस्ता नहीं मिलेगा। हम कहते हैं दोनों को दो आप सस्ता, हमारी मना नहीं है, लेकिन इस देने का भार किसान के कंधे पर हो या सरकार के कंधे पर हो। तो सरकार की ड्यूटी को किसानों के कंधों पर ला दे, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये आंदोलन क्यों होते हैं? अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण का फार्मूला है, उसमें है हम जो मूल्य निर्धारित करेंगे उसमें क्या क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या अंतर पड़ेगा, महंगाई पे क्या अंतर पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था क्या अंतर पड़ेगा, उद्योगों पर क्या अंतर पड़ेगा। तो हम कहते हैं या तो ये फार्मूला उद्योग जगत के लागू कर दो, या जो उद्योग जगत का फार्मूला है लागत पर लाभ तो हमारे लिए दे दो। तो आप उद्योगों के उत्पादों के लिए फार्मूला अलग, किसानों के उत्पादों के लिए फार्मूला अलग, वहां कई प्रकार की बंदिश है। और इसीलिए 1965 में जो आयोग ने कही ना, उन्होंने कहा संतुलित और समन्वित नीति। तो किसानों के कंधों पर भार लादना, इसको उन्होंने कहा संतुलित है। तो संतुलित है कि ये तो असंतुलन है कि किसानों को समाप्त करने के लिए, और सरकारें तो अभी इस तर्ज में चल रही है, इसकी पार्टी की सरकार या उसकी पार्टी की सरकार हो, वो तो इस तर्ज में चल रही है कि किसान खेती छोड़ दे और सरकार को कहना नहीं पड़े। इसलिए जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है उसको निरंतर कम किया जाए, ये सरकार की नीतियां। तो जब ऐसी नीति बनेगी तो किसान के पास विकल्प क्या, अलावा अपनी बात उठाने के, सड़क पर आने के। दुर्भाग्य इस देश का कि किसान को कमाई छोड़कर लड़ाई करनी पड़े, होना तो ये चाहिए थे। और अगर हम पिछले 9 साल में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है, बीजेपी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है, सबसे सशक्त अब तक की आवाज, तो वो सबसे लंबा आंदोलन किसानों ने ही किया। लेकिन उसके बाद भी किसानों को बहुत कुछ मिल नहीं पाया, हासिल नहीं हो पाया। प्रदेश में भी जिस तरह से रामपाल जाट कह रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, रामपाल जी का स्पष्ट कहना है कि सरकार के इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है। सरकार के इस इंटेंशन से किसानों को थोड़ी लीगल प्रोसीडिंग में राहत मिलेगी, नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो बातें, 2 बातें इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि इसको लाने से पहले सरकार ने किसान नेताओं से, किसान वर्ग से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से कोई किसी तरह की चर्चा नहीं की, और दूसरा विपक्ष की भागीदारी भी नहीं है। तो सरकार ऐसा करके क्या हासिल कर लेगी श्याम सुंदर शर्मा जी, कि ना जनता की भागीदारी ना विपक्ष की भागीदारी। तो ऐसे बिल को लाकर सरकार को लगता है कि वो ये बहुत बड़ा माइलेज ले लेगी और जनता वोट बैंक में और किसान पूरी तरह से अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। मीना जी, जो बिल लास्ट, अभी देखिए बिल अभी तक तो पुरस्तापित नहीं हुआ विधानसभा में। पुरस्तापित होने के बाद नियम ये होता है कि उस दिन सेम डे पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, दूसरे दिन चर्चा की जाती है। तो बिल भी उसी दिन रखा जाएगा और उसी दिन पारित भी हो जाएगा। अब नितिन जी बार बार करें, नितिन जी इसमें सब रिटायर्ड लोग होंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि एक्टिव वाला होगा। आईएएस है तो प्रमुख शासन सचिव स्तर का काम करने वाला होगा, रिटायर, बैंकिंग वाला एक रिटायर, आप अगर न्यायिक सेवा का रिटायर, सारे रिटायर्ड लोगों को लगाया जाएगा। इसमें लगाया जाएगा, 5 लोगों का आयोग होगा।
आयोग बनने के बाद जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस है, ये बात सही है कि आपको आना नहीं, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में किस तरह की आपको टेक्निकल चीजें एक किसान किस तरह से पूर्ति कर पाएगा, ये तो रामपाल जी को भी पता है। और आपकी आवाज को कितना, अभी कह रहे हैं ना, जिला घोषित करने का अधिकार किस तरह का होगा, क्या नहीं होगा, ये तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अकालग्रस्त घोषित करती है उस जिले को या उस क्षेत्र को, करती है, अभी तक करती आई है। ये निश्चित तौर पर यदि चाहेगा, एक पर्टिकुलर चीजें हैं, इसमें नहीं कि हर एक को सब कुछ सुविधा मिल जाएगी और बहुत कुछ दे दिया जाएगा, ऐसा मैं तो एक्ट सामने पड़ा है, नितिन जी आपके पास नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा बहुत ज्यादा। देखिए लघु और सीमांत किसान 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर, इससे ज्यादा नहीं है, इसमें हर किसान को फायदा होने वाला नहीं है, जो रामपाल जी कह रहे थे, इसमें शर्तें हैं बहुत सारी चीजें, उस शर्तों की अनुपालना करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि कुछ किसानों को निश्चित रूप से दे सकता है आयोग, ये कह सकता है सरकार को कि भाई इसको ये मुआवजा दिया जाना चाहिए, वो मिल जाएगा। वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं होगा, प्रचार करने के लिए हो सकता है वो बहुत कुछ हो, देखिए आयोग का हम कहना मानने के लिए तैयार है, आयोग हमको जो कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। तो देखिए आयोग तो, ये आयोग क्योंकि निश्चित रूप से रिटायर, सारे आयोग जो भी बने, मानव अधिकार आयोग बना, उसको कितना सिफारिश करने का अधिकार है, कितना कौन मानता है आपको पता है, मानव आयोग भी तो और कितना इफेक्टिव भी होगा, सवाल ये भी है नितिन जी, जब आयोग बना रहे हैं आप किसानों की समस्याओं को लेकर, और जो सदस्य है उसमें किसान वर्ग से कोई सदस्य नहीं रखा क्या? एक सदस्य एक केवल सदस्य लिखा है, अब वो किसान वर्ग से होगा क्या होगा ये क्लियर नहीं किया इन्होंने। उसमें लिखा है कृषि विशेषज्ञ होगा, कृषि विशेषज्ञ सदस्य माना जाएगा। अब उसमें किसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो तो सरकार चाहेगी उसको विशेषज्ञ बनाएगी जो उसके संबंध वाला हो। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होगा जो एग्रीकल्चर का होगा, उसके बिना दांत का होगा, उसको थोड़ी मतलब वो विशेषज्ञ होगा। खेती करने वाला विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? ये जो विशेषज्ञ तो खेती करने वाले ही होते हैं, लेकिन वही मुश्किल है कि जिसकी समस्या का समाधान होना है उसकी समानता, उसकी साझेदारी, उसकी भागीदारी तय नहीं की गई है। लेकिन नितिन सारस्वत जी, मान लेते हैं सरकार की मंशा भी सही है, मान लेते हैं सरकार इसमें सफल भी होगी, विधेयक आप पारित भी करवा लेंगे, कानूनों को, नियमों को ताक पर रखकर भी जिस दिन विधेयक रखा जाएगा उसी दिन बिना चर्चा के पारित भी करा लेंगे। क्या वजह रही कि सरकार ने विधेयक बनाते समय लोगों से भूमिका, लोगों की साथ नहीं ली, लोगों के सुझाव नहीं लिए, और अब विपक्ष को भी साथ नहीं लेना चाह रहा है? विपक्ष से चर्चा करके अगर इस विषय पे, विपक्ष में सदन कोई भी विधेयक बनाने से पहले भी विपक्ष की भागीदारी और चर्चा होती है, शामिल होती है, मुद्दों पर डिस्कशन होता है, तो क्या वजह है कि विपक्ष को आप इससे दूर रख रहे हैं, विपक्ष के सुझावों को नहीं ले रहे? एक के बाद एक सुरेंद्र जी ने बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट सवाल उठाए हैं। देखिए मीना जी, पॉइंट टू पॉइंट सवाल डिबेट में उठा रहे हैं, ऐसे लगातार कितने सारे विधेयक है जिसपे डिबेट में आके तो सवाल उठाते हैं, लेकिन जब चाहे राइट टू हेल्थ लागू करना हो उसमें सड़कों पे तो ये आके डिबेट में बोलते थे, लेकिन जब विधानसभा में आए तब ये गायब थे। ये लगातार वॉकआउट करना, फिर 4 कदम चल के फिर आ जाना, ये आपने विधानसभा के शायद दृश्य नहीं देखे होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसानों के बिल, 3 काले कानून पास किए गए थे बिना डिस्कशन, वहां तो मौका भी नहीं दिया था, 3 काले कानून लागू भी बिना डिस्कशन किए थे और उसके बाद में हटा भी बिना डिस्कशन लिए थे, है ना। ये बात कर रहे थे किसान सम्मान निधि की, 15 करोड़ लोगों को दिया जाता था, आज 9 करोड़ है, या तो 6 करोड़ का पहले घपला कर रहे थे या 6 करोड़ों को हटा दिया, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है, वो तो बहुत बड़ा होता है। आज किसानों की जमीन नीलाम ना हो, इसके लिए अगर सरकार कदम उठा रही है वो बहुत छोटा कदम हो जाता है। उसके बाद में मैंने लगातार कहा कि हर चीज, चाहे जीएसटी के दायरे में लाना हो, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ना हो, हर तरीके से किसान को केवल दुखी किया गया है। 700 किसान मर गए, एक शब्द नहीं बोल पाए, और यहाँ पे आके किसानों के लिए आंसू बहाते। तो मेरा लगातार कहना है कि अगर इंटेंट साफ है तो चीजें भी साफ ही होंगी। अगर हमारा इंटेंट साफ है, अगर जब विधानसभा में बिल पेश होगा, जो भी राय मशवरा होगा, कुछ कमियां होंगी, उनको शामिल किया जाएगा। यहाँ पे आके आप जो बोल रहे हैं वही आके विधानसभा में बोलिए, ये आपका अधिकार भी है और ये आपका दायित्व भी है। आप 4.5 साल विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रहे। यहाँ तो जो
जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे वो कहते थे कि विधायक कहते हैं कि विपक्ष के नेता हमें सदन में सवाल उठाने पे पाबंदी लगा दी, हमें सवाल उठाने नहीं देते थे। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अभी भी आइए, 4.5 साल में जहां आज हम अगर 4.5 साल में भी मानते हो तो हम किसानों को बचाने के लिए बिल ला रहे हैं। लेकिन अंतिम दिन क्यों, अंतिम दिन बिल रखा जाएगा मीना जी? अंतिम दिन रखा जाता है क्या बिल? आप नियम जानते हो क्या विधानसभा का? अंतिम दिन बिल कैसे ला रहे हो आप? पुरस्कृत करने का दिन होता है, उसी दिन पारित कर दोगे? ये नियम है क्या? तो वो कर रहे हो, आप भी करो। फिर आपको क्या है? 10 मिनट में पास हो जाते हैं संसद में, 17 बिल 10 मिनट में पास हो आप जाते भी हैं। यही करना चाहते हो ना? अगेंस्ट वाले, आप भी यही करोगे ना? अरे आप भी यही करोगे? हम तो केवल समर्थन के लिए ला रहे हैं, ये तो अगेंस्ट वाले बिल पास करा लेते हैं। अब ये तो आप कह रहे हो ना सारी बातें होती है जी। नहीं तो अगर सर नियमों के खिलाफ आप भी कर रहे हो सब चीजें। नहीं, नितिन सारस्वत जी, युवा है आप और बड़ा जोश भी है, लेकिन तर्क हमेशा तार्किक होने चाहिए और आपके पास तथ्य भी होने चाहिए। और साथ में दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि विपक्ष ऐसा कर रहा है हमारे सामने जो भी है, तो हम भी वो करेंगे गलती। विपक्ष गलती के रास्ते पे है तो मैंने तो बोला है कि डिस्कशन के लिए आइए, डिस्कशन के लिए आएंगे। डिस्कशन होगा कैसे? लास्ट दिन बिल रखा जा रहा है, पुरस्कृत करने का तरीका क्या है? पहले दिन ही पुरस्कृत करो, उस दिन ही पारित करा दो। ये तरीका तो नहीं हुआ आज तक। विधानसभा के नियमों के अनुरूप नहीं रख रहे हो आप। अगर विधानसभा का रूल विधायी प्रक्रियाओं से बच नहीं सकते, सवाल ये है नितिन सारस्वत जी। बहरहाल बस आखिरी टिप्पणी में मेरे सहयोगी शिवत्सन जी की दूंगी, हालांकि समय पूरा हो चुका है। शिवत्सन जी, विपक्ष का क्या रुख है? कल इसको लेकर रणनीति बनेगी विधानसभा में? कहीं कोई इस पर चर्चा, विचार विमर्श की संभावना सदन के अंदर है, या फिर जिस तरह की अभी आशंकाएं दिख रही हैं, संभावनाएं दिख रही हैं, वही होगा? देखिए, अभी तक तो संभावना यही है कि हंगामा होगा, इससे लेकर चर्चा तो होगी नहीं, इतना तो तय है, क्योंकि विपक्ष अपनी बात पर लगातार अड़ा हुआ है। और पिछले सत्र अभी जितनी कार्रवाई हुई हमने वही देखा जो श्याम जी साफ तौर पर बार बार कह रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हर चीज में नेगेटिविटी देखना सही नहीं है। हो सकता है गलती बहुत ज्यादा है, संशोधन की गुंजाइश भी लगातार बरकरार, हमारा भारतीय संविधान बना था, लगातार संशोधन उसमें आज तक भी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि फिलहाल अगर एक भी शख्स को इसका फायदा मिलता है तो इसे कम से कम अच्छा ही कहा जा सकता है। ये बात, ये हमारा दुर्भाग्य है कि अगर चर्चा के बाद यदि ये कानून बनता तो शायद इसका बहुत अच्छे से लोगों को फायदा मिलता। थोड़ा समय से पहले बनता, चुनावों से पहले बनता, थोड़ा सुझाव, विचार विमर्श शामिल किए जाते। रामपाल जाट जिस तरह से बता रहे हैं रामपाल जी की, इसमें किसानों का पक्ष और ज्यादा बेहतर ढंग से लिया जा सकता था। विपक्ष को भी कहने का मौका नहीं मिलता कि चुनाव से पहले किया जा रहा है। बहरहाल सरकार का मकसद यहाँ पर जो इस विषय से जुड़े हुए लोग हैं उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार का मकसद सही है। मकसद सही है तो नीति नैतिक तरीके से या विधायी तरीके से इस काम को बेहतर समय से करते तो और बेहतर होता। बहरहाल चुनाव से पहले सरकार की इस कोशिश पे जनता कितना साथ देगी, किसान को कितनी राहत मिलेगी, ये समय के गर्भ में है। आज न्यूज़ 24 पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।